एवरीवन। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखेंगे। इसका आज हम लोग 10 सेक्शंस देखेंगे, सेक्शन 1 to 10। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले आता है प्रिलिमिनरी, जैसे हर बेयर एक्ट और हर एक्ट में आता है, जिसमें उस एक्ट के बारे में बताया जाता है। तो इसका सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल है, जो सेक्शन 1 हमको बताता है कि ये एक्ट किस नाम से कहलाएगा। ये एक्ट हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहलाएगा, क्योंकि ये 1872 में आया था। एक्सटेंड कमीशनिंग कहाँ तक अप्लाई होगा, कहाँ तक नहीं होगा, ये होल ऑफ इंडिया पे होगा। और ये पहले 1 सितंबर ऑफ 1872 से ये स्टार्ट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा पूरे इंडिया पे। इंटरप्रिटेशन क्लॉज इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो भी वर्ड्स और चीजें एक्सप्रेशन यूज हुए हैं वो उन्हीं उन्हीं के ढंग से बोले जाएंगे, अगर वहां पे कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन या एक्ट अप्लाई या दूसरा एक्ट नहीं होता है। फिर इसका आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारा चैप्टर 1 में आता है, ठीक। वो प्रिलिमिनरी था, ये चैप्टर 1 है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 का ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन प्रपोजल्स। सेक्शन 3 हमको क्या बताता है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, कि प्रपोजल को हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक्सेप्टर के थ्रू, कैसे वो एक्सेप्टेंस होगा, कैसे उस प्रपोजल को हम लोग खत्म कर सकते हैं, उसमें चीजें बदलाव कर सकते हैं। The communication of proposals, the acceptance of proposals, and the revocation of proposals and acceptance, respectively, are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting, or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance, or revocation, or which has the effect of communicating it। इसमें सेक्शन 3 हमारा बता रहा है कि प्रपोजर और एक्सेप्टर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, उनको बताएंगे चीजें प्रॉपरली ढंग से। अगर उसमें कोई बदलाव करना है, कोई प्रपोजल खत्म करना है, तो जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी, तब तक वो चीजें प्रपोज और एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएंगी। सेक्शन 4 हमारा बताते हैं कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कि हमारा कोई भी प्रपोजल एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगा, फुल्ली इन अ प्रॉपर वे। The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it made। communication आपने किसी के पर्सन बी के लिए प्रपोजल बनाया है, उसके नॉलेज में आ जाए, वो समझ ले, वो जान जाए कि हाँ ये मेरे लिए प्रपोजल है, तो वो प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा। As against the proposer when it put in the course of transition to him so as to be out of the power of the acceptor। as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer, जो ट्रांजिट में होंगी चीजें, कोई कम्युनिकेशन किसी ने एक्सेप्ट करके बता दिया ट्रांजिट में है, किसी ने प्रपोजल भेज दिया वो ट्रांजिट में है, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड एज टू बी आउट ऑफ द पावर पर्सन हु मेक्स इट। जब कोई रिवोकेशन चीजें करनी है किसी भी प्रपोजल को, तो उसके आउट ऑफ पावर हो जाती है। इलिस्ट्रेशन से हम लोग समझते हैं, क्योंकि बेयर एक्ट और कोई भी सेक्शन या एक्ट को समझने के लिए सबसे हमारे लिए होता है इलिस्ट्रेशन, जो सारे बेयर एक्ट्स में रहते हैं। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। ए प्रपोज करता है बी को अपना घर बेचने के लिए। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। जब बी के पास बी लेटर को रिसीव कर लेगा, तो प्रपोजल का कंप्लीट हो जाएगा। बी एक्सेप्ट्स इस प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। बी एक्सेप्ट ने कर लिया, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, द कम्युनिकेशन ऑफ द सेंड इज कंप्लीट। प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो गया, वो कंप्लीट हो गया। एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। ठीक। जब ए प्रपोजल करके ट्रांजिट में डाल देता है, तो उसकी तरफ से प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है। जब बी एक्सेप्ट कर लेता है, तो पूरा प्रपोजल एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है बी की तरफ से। ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। वो उसको टेलीग्राम भेजता है कि मेरा प्रपोजल मैं खत्म कर रहा हूँ। द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच। इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्स। इसमें यहाँ पे ये गौर करने लायक है कि जब बी रिसीव कर लेगा, तभी वो प्रपोजल रिवोकेशन माना जाएगा। ट्रांजिट में रहेगा तब नहीं। ट्रांजिट में हमारा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है कि ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने प्रपोजल दे दिया। बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। बीस रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड।
एंड एज अगेंस्ट ए व्हेन इट रीचेस देम। ठीक। बी ने रिवोकेशन का समझा, उसको रिसिप्ट किया, फिर उसने ट्रांजिट में डाल दिया तो बी की तरफ से कंप्लीट हो गया। फिर ए ए के जब पास पहुंचेगा तो वो रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 4 बता रहा था। अब हम लोग सेक्शन 5 पे आते हैं, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। किस किसी भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। ए प्रपोजल्स में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. A acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. रिवोकेशन हम तब तक खत्म, किसी भी प्रपोजल को हम लोग तब तक खत्म कर सकते हैं जब तक वो रिसीवर के पास नहीं पहुंच जाता। ठीक है, अगर वो रिसीवर के पास पहुंच गया है तो हम लोग रिवोकेशन नहीं कर सकते। हम लोग इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। बी accept the proposal by a letter sent by post. A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance, but not afterward. बी एक्सेप्ट करके उसको ट्रांजिट में जब तक नहीं डालता है तब तक वो रिवोकेशन ए कर सकता है। अगर वो ट्रांजिट में डाल दिया तो रिवोकेशन नहीं होगा। बी may revoke his acceptance at any time before at the moment when the letter communicating it reaches A but not afterwards. बी अपना एक्सेप्टेंस कभी भी खत्म कर सकता है जब तक ए को वो रिसीव नहीं होता है। हाँ, इसमें कुछ स्टेट अमेंडमेंट है, यूपी के लिए कुछ इसमें अमेंडेड है। अमेंडेड ऑफ सेक्शन 5 ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1817 in section 5 Indian Contract Act 1872 herein in this chapter referred to as the Principal Act. At the end of the first paragraph, the following explanation shall instead, namely explanation where an invitation to proposal contains a condition that any proposal made in response to such invitation shall be kept open for a specific time and a proposal is thereupon but accepting such conditions such proposal may not revoke within such time। अगर किसी में, ये स्पेशली यूपी के लिए है कि अगर किसी भी प्रपोजल एक्सेप्टेंस में स्पेसिफिक टाइम है तो उस टाइम में वो रिवोक नहीं हो सकता। अब सेक्शन 6 आते हैं कि हम लोग रिवोकेशन को कैसे करेंगे, किसी भी प्रपोजल को हम लोग कैसे खत्म करेंगे। ए प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन टू नोटिस रिवोकेशन। हमने अनदर पार्टी को रिवोकेशन का नोटिस भेज दिया खत्म करने का। बाय द लैप्स ऑफ टाइम, हमने कोई अगर प्रपोजल में टाइम दिया और बी उस टाइम में नहीं रिवोक कर एक्सेप्ट कर पाया तो हमारा प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा। बाय द फेलियर ऑफ प्रपोजल फुल्ली कंडीशन प्रेसिडेंट, हमने कोई कंडीशन लगा दी है कि अगर आप प्रपोजल को इस ढंग से करोगे तभी होगा, नहीं तो वो रिवोक हो जाएगा। बाय द डेथ ऑफ इंसेनिटी, बाय द डेथ और पर्सन भी उसकी डेथ या इंसेनिटी हो जाती है तो हमारा रिवोकेशन हो जाएगा प्रपोजल का। सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस मस्ट बी अब्सोल्यूट। कोई भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस एकदम क्लियर और लीगली और एकदम इतने अच्छे मैनर में होना चाहिए कि वो प्रपोजल को समझ आए। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी अब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बी एक्सप्रेस इन सबमिट रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर। अगर प्रपोजल कोई मैनर दिया है कि अगर आपको इसी में मेल करके ही एक्सेप्ट करना है या आपको ये प्रिस्क्राइब्ड लेटर करके या इस वैसे करना, कोई भी कंडीशन हो सकती है तो वो एक्सेप्टेंस को माना जाएगा। सेक्शन 8 एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और द acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal। acceptance करने के लिए कोई परफॉर्मिंग कंडीशन बोल दी गई है, कोई कंसिडरेशन कर दिया गया है तो वो पूरा करने पे ही एक्सेप्टेंस प्रपोजल की तरफ से माना जाएगा। अगर अब वो कंडीशन वो कंसिडरेशन आप नहीं करते हो तो वो प्रपोजल डिनाई कर सकता है कि नहीं, मैं इस प्रपोजल को कैंसिल करता हूँ या आपके एक्सेप्टेंस को नहीं मानता हूँ। सेक्शन 9 हमारा बताता है प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। कोई भी प्रॉमिस, कोई भी प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको प्रॉमिस बना रहे हो। प्रॉमिस तभी बनेगा जब एक प्रॉपर ढंग से आप एक्सेप्ट करोगे प्रपोजल को, उसको इम्प्लाइड करोगे, उसको बताओगे तभी वो प्रॉमिस होता है। अगर उसमें कोई भी चीजें कम रही तो वो नहीं माना जाएगा प्रॉमिसेस।
is so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words. The promise is said to be express in so far as proposal or acceptance is made otherwise than in words. The promise is said to be implied. या तो आप वर्ड्स में करो या तो आप इम्प्लाइड एक्शन कर दो, कि उससे पता चले कि आप हाँ इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड होना चाहिए। फिर अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमारा सेक्शन 10 है। चैप्टर 2 में वो क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड एग्रीमेंट्स कैसे कौन से होते हैं। सेक्शन 10 में व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारा कौन सा एग्रीमेंट, देखो पहले हमारा प्रपोजल होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर प्रॉमिस होता है, फिर उसमें वो जब दोनों लोग एग्री हो जाते हैं तब वो हमारा एग्रीमेंट होता है। फिर एग्रीमेंट में जब हम लोग उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर देते हैं, कंसिडरेशन कर देते हैं, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑल एग्रीमेंट्स, देखिए यहाँ लिखा भी है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, एकदम उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना किया गया हो पार्टीज के बीच, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो मेजॉरिटी एज में हो और लॉफुल कंसिडरेशन हो, कोई लीगल वर्क करने के लिए ना हो, एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और लॉफुल काम करने के लिए हो, एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वॉइड, एग्रीमेंट हमारा वॉइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट हमारा वॉइड नहीं है, तो अगर एग्रीमेंट वॉइड हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा, वो भी वॉइड होएगा, voidable हो जाएगा फिर। Nothing herein contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witness, or any law relating to the registration of documents। ये बेसिकली ये बता रहा है कि कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि आप राइटिंग और विटनेस ये सब चीजें, विटनेस वहां पे मौजूद हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लीगली कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं, जो वो लीगल डॉक्यूमेंट पे, तो उसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग का आज सेक्शन 10 यहाँ तक हो गया, बाकी के और सेक्शन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। कोई गलती होगी तो आप बताना मुझे, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू।